हाँ तो गाइस, today we will discuss about ecology and environment that's related to NEET special classes। और इकोलॉजी और इन्वायरमेंट की मैं 3 या 4 क्लासेस में एनसीईआरटी का जितना भी सिलेबस है वो कंप्लीट करवाऊँगा। मोस्टली ये रिलेटेड है नीट स्पेशल एग्ज़ाम्स के लिए। बाकी जितनी भी एग्ज़ाम्स होते हैं आजकल इकोलॉजी और इन्वायरमेंट से मोस्टली क्वेश्चंस आते ही हैं। और जहाँ तक बात होती है एनसीईआरटी की, तो वहाँ से तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं यहाँ पे ज़्यादा लाइन टू लाइन रिपीट नहीं करने वाला हूँ। मोस्टली जो थिंग्स हैं उन्हीं को रिवाइज करवाऊँगा। सबसे पहले बात करते हैं पॉल्यूशन किसे कहते हैं। तो यह एक अवांछनीय परिवर्तन है आपकी भूमि, वायु, जल या फिर मृदा में उनकी जो फिजिकल, केमिकल और जो बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें चेंजेस को आप पॉल्यूशन कहते हैं। और ये चेंजेस जो लाते हैं उन कारकों को आप क्या बोलते हो, पोल्यूटेंट या फिर प्रदूषक। ठीक है, प्रदूषक प्राइमरी होते हैं, सेकेंडरी भी होते हैं, लेकिन सेकेंडरी होते हैं वो प्राइमरी के मिलने से बनते हैं तो वो ज़्यादा हानिकारक होते हैं। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखने के लिए पर्यावरण की गुणवत्ता सुधारने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने एक एक्ट पारित किया था जिसे बोलते हैं नेपा, यानी कि नेशनल एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। These are the act that directly comes in the exams, mostly in NEET exams, line to line comes from here। ठीक है, सबसे पहला जो संरक्षण अधिनियम था 1986 में पारित किया गया था। 4 जो एक्ट थे वो पारित किए गए थे। सबसे पहले कीटनाशक किया गया था, फिर जल से रिलेटेड था, फिर वायु से रिलेटेड था एक्ट, और सबसे लास्ट में आता है वो ध्वनि से रिलेटेड है। अब इनको आप ईस्वी भी आपको याद रखनी कौन से सन में पारित किया गया था। तो कीटनाशक एक्ट जो पारित किया गया था 1968 में, जल से रिलेटेड जो किया गया था वो 1974 में, वायु से जो एक्ट पारित किया गया था 1981 में, और ध्वनि से रिलेटेड जो किया गया था 1987 में। तो कीटनाशक एक्ट तो आराम से याद हो ही जाएगा। और जल और वायु में आपको कन्फ्यूजन हो तो इसके लिए एक ट्रिक है, जवां। ठीक है, तो पहले जल एक्ट आएगा फिर वायु एक्ट आएगा, तो ईस्वी का क्रम आप याद रख सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं वायु प्रदूषण और इसका नियंत्रण कैसे होता है। तो वायु प्रदूषण में सबसे ज़्यादा होते हैं आपने स्मोक का नाम सुना होगा। स्मोक और फॉग से मिलकर बना होता है, जिसमें परऑक्सीड एसिटाइल नाइट्रेट भी होता है। मेन जो लंदन स्मोक्स हैं, कई सारे आपके स्मोक्स आपने पढ़े होंगे। इसमें जो इकोलॉजिस्ट हैं उनके द्वारा बताया गया है कि इन्वायरमेंट में 2.5 माइक्रोमीटर से जिनका आकार कम होता है कणों का, वो आपके हानिकारक पॉल्यूटेंट होते हैं। सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेंट हानिकारक होते हैं जिनका आकार 2.5 माइक्रोमीटर से कम होता है, क्योंकि ये रेस्पिरेटरी सिस्टम से आपके बायोलॉजिकल ऑर्गन्स तक पहुंच सकते हैं। और कई टाइप के जो कैंसर्स हैं, सिलिकोसिस है, रेस्पिरेटरी सिस्टम से जितने भी रिलेटेड डिसऑर्डर हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। अब इनके लिए आप कड़की पदार्थों को निकालने के कई तरीके हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट एमिनेंट है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, जो कि आपके थर्मो प्लांट्स होते हैं उनके एग्जॉस्टर में होता है और 99% कड़की पदार्थों को बाहर निकालने की क्षमता रखता है। दूसरा होता है, तो इसकी स्ट्रक्चर आप देख ही सकते हो, मैं इसमें ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊँगा। दूसरा होता है स्क्रबर्स, जो आपकी गैसेस को प्योर करती है निकलने से पहले। तो ये आप देख सकते हो। सेंट्रल पॉल्यूशन जो कंट्रोलर बोर्ड है उनके अनुसार 2.5 माइक्रोमीटर से कम आकार वाले कड़के पदार्थ सबसे ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं। अब बात करते हैं स्क्रबर्स क्या करता है। तो स्क्रबर्स की देखते हैं हम, यह मोस्टली सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैसों को हटा सकता है। अब बात करें कैटालिटिक कन्वर्टर, और इससे मोस्टली एग्जाम में पूछते हैं, क्वेश्चन कई बार आ चुका है नीट में। तो स्वचालित वाहन है उनका रखरखाव, ऑटोमोबाइल्स है उनका रखरखाव बहुत जरूरी है। जो हम पेट्रोल और डीजल फ्यूल यूज करते हैं उसमें हमें यूज करना चाहिए सीसा रहित, यानी कि सीसा यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंजन्स होते हैं उनमें कैटालिटिक कन्वर्टर लगे होते हैं और उसमें कीमती धातु आपकी प्लेटिनम है, पैलेडियम है, रोडियम है, ये लगी होती हैं। अब सीसा होता है उसमें, ये कैटलिस्ट का काम करती है धातु, यानी कि आपकी जो अभिक्रिया हो रही है अपस्फोटन की या फिर फ्यूल से रिलेटेड जो अभिक्रिया हो रही है उसको तेज करते हैं। अब यहाँ पे सीसा आता है तो इनकी जो अभिक्रिया है उन्हें कम कर देता है।
गैसों के उत्सर्जन को कम कर देते हैं। ठीक है, अब इनका जो काम होता है कैटालिटिक कन्वर्टर का, जैसे आपकी CH4 है उसे ये चेंज करते हैं CO2 और H2 में। बात आती है आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड को, इसे चेंज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में। और बात आती है आपकी नाइट्रिक ऑक्साइड की, उसे भी ये नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट करते हैं। तो देख सकते हो कार्बन मोनोऑक्साइड हानिकारक है, नाइट्रिक ऑक्साइड हानिकारक है, लेकिन CO2 और N2 इतना हानिकारक नहीं है। ये हमारे लिए ज़रूरी गैसेस है। तो देख सकते हो कैटालिटिक कन्वर्टर का कितना बड़ा रोल है। अब सीसा इसे यूज़ करेंगे अगर आप पेट्रोल में, तो वहाँ पे ये इसे इनएक्टिवेट कर देते हैं, तो आपके जो पॉल्यूटेंट हैं वो चेंज नहीं होंगे, टूटेंगे नहीं, और वो आपके पॉल्यूशन कर सकते हैं। इसीलिए हमें सीसा रहित पेट्रोल और डीजल का उपयोग करना चाहिए। अब इसे दिल्ली में देखते हैं, जो कि 1990 के अगर आंकड़ों को देखें तो गुजरात और पश्चिम बंगाल में मिलाकर जितने वाहन होते हैं वो टोटल वाहन आपके अकेले दिल्ली में ही हैं। 1990 के आंकड़ों के अकॉर्डिंग विश्व के 41% नगरों में चौथा है, और अब तो इसके अपडेट हो गए होंगे तो शायद दूसरे तीसरे नंबर पे आता होगा। अब वहाँ की गवर्नमेंट ने क्या किया, जितने भी पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहन थे उन्हें CNG में परिवर्तित कर दिया। तो 2002 के अंत तक सारी बसेस को CNG में परिवर्तित कर दिया गया था। CNG की खासियत होती है ये अच्छी तरह चलता है, बहुत ही कम मात्रा में चलने से बचता है, और डीजल और पेट्रोल से सस्ता होता है। आप इसे मिक्स नहीं कर सकते हैं पेट्रोल और डीजल की तरह। इसमें जो मुख्य समस्या है इसी की सप्लाई को लेके है। ठीक है, इसकी सप्लाई को दूर करना होगा, और गाड़ियों को धीरे धीरे ठीक हटाते रहना चाहिए। ज़्यादा पुरानी होने पर वो अपस्फोटन ज़्यादा होता है। ऑक्टेन गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए, कम गंधक युक्त और सीसा रहित पेट्रोल और डीजल का यूज़ करना चाहिए। अभी ये कुछ मानक ब्यूरोस हैं जो आपको देख सकते हो। आज तक कोई नीट में तो आज तक इनसे कोई क्वेश्चन पूछा गया नहीं है। भारत में वायु प्रदूषण से जितने भी रिलेटेड थे नियम वो 1981 में लागू किए गए, जिसमें 87 में संशोधन कर शोर को भी, आपके जितना भी शोर होता है उसे भी वायु प्रदूषण में सम्मिलित कर लिया गया है। शोर क्या है, ये अवांछित उच्च स्तर की ध्वनि है। अब डेसिबल देखें तो 40 से 60 डेसिबल तक की जो होती है हियरिंग, आप इसे नॉर्मल बोल सकते हो, हमारे कानों तक सौम्य होती है। इससे ज़्यादा अगर आप दोगे 80 से 90 तक, वो बहुत कर्कश ध्वनि होती है, आपके कानों को क्षति पहुंचा सकती है। जबकि 150 डेसिबल से ऊपर है, जो 120 से ऊपर जितने अभी आपके एरोप्लेन्स हैं उनमें डेसिबल 150 और 120 के आसपास होती है, तो वो बहुत ही ईयर ड्रम्स को क्षति कर सकती है। बाकी इसके छोटे छोटे से जो हानिकारक इफेक्ट हैं वो आप पता कर ही सकते हैं खुद ही। बातें हम जल से रिलेटेड जितने पॉल्यूशंस हैं उनके लिए एक्ट निकाला गया था 1974 में। ठीक है, हम होता क्या है वो देखते हैं। हमारे घरेलू वाहिद मल यानी कि घरों से निकलने वाला जो वेस्ट मटेरियल होता है उसमें 99.9% आपके प्योर वाटर होता है। उसमें मिक्स होता है, केवल जो गंदगी मिक्स होती है 0.1% होती है, जिसमें आपकी 3 कैटेगरी में आप इसे डिवाइड कर सकते हैं। निलंबित ठोस हैं, कोलाइडी पदार्थ हैं, और थर्ड है विलीन पदार्थ। ये सबसे ज़्यादा हानिकारक होते हैं, नाइट्रेट, अमोनियम फॉस्फेट और सोडियम कैल्शियम। अब बेसिकली देखें तो दो तरह के आप वेस्ट मटेरियल देख सकते हो, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल है जो कि आपके बैक्टीरिया के द्वारा डिग्रेडेबल कल उसे तोड़ दिया जाएगा तो वो हानिकारक नहीं होता है। नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं वो आपके सुपोषण करते हैं, यानी यूट्रोफिकेशन करते हैं आपकी फूड चेन और फूड वेब में जाके आपके हर ऑर्गेनिज्म को वो आपको हानि पहुंचा सकते हैं। अब आता है हमारे पास में BOD, ये मेन इम्पोर्टेंट है। BOD की फुल फॉर्म से ही क्वेश्चन आ जाता है। आप इसे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड समझ सकते हो, लेकिन ये बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है। ये डिमांड होती है आपके पानी में उपस्थित जो माइक्रोब्स हैं उनके द्वारा सबस्ट्रेट को डिग्रेड करने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की खपत, वो होती है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब यहाँ पे ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसमें देखते हैं ये सांद्रता है आपका, और ये प्रवाह दिशा यानी कि जो घरों से जो बाह्य मल निकल रहा है उसकी प्रवाह दिशा है। तो अगर आप कंसंट्रेशन में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन में और प्रवाह दिशा में एक ग्राफ बनाएं तो इस तरह से देख सकते हैं कि देखिए
सबसे पहले बीओडी का जो ग्राफ है वो हाई है, तो इस टाइम आपकी घुली हुई ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन है वो बहुत कम है। अब जैसे ही ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है बीओडी कम होता जा रहा है। तो देख सकते हो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बीओडी के जस्ट अपोजिट है। इसका कहने का मतलब है जब बीओडी कम होती है तो सच्च जल के जीव हैं उनका पुनः प्रकटीकरण होता है, क्योंकि ऑक्सीजन वहाँ पे अवेलेबल है। लेकिन जैसे ही बीओडी ज़्यादा होती है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, तो उस टाइम पे मछलियाँ मरना शुरू कर देती हैं। जल है वो आपका प्रदूषित हो चुका है। इसे आप इस तरह से देख सकते हैं कि ये आपका और ये आपका एक मान लीजिए पानी है, तो इसमें शुरुआत में आपके ऑर्गेनिक मटेरियल बहुत ज़्यादा है, गंदगी बहुत ज़्यादा है। तो उस टाइम पे आपके बैक्टीरिया आएंगे और सब्सट्रेट को डिग्रेड करने के लिए ऑक्सीजन की जितनी भी एफिशिएंसी है यहाँ पे अवेलेबल है उसे ख़त्म कर लेंगे, क्योंकि एट द टाइम पे सब्सट्रेट को डिग्रेड करने के लिए वहाँ पे मैक्सिमम बैक्टीरिया एक्टिवेट हैं, तो वो सारी ऑक्सीजन वहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो इस टाइम पे ऑक्सीजन बहुत कम है, बीओडी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि आपके बैक्टीरिया हैं वो मैक्सिमम इफेक्टिव हैं, इसीलिए वहाँ पे मछलियाँ मर रही हैं क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। जबकि यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपका पानी शुद्ध है, यानी कि बीओडी कम है। बीओडी कम है क्योंकि पानी शुद्ध है, वहाँ पे आपका जितनी गंदगी नहीं आ रही है, गंदगियों का सबस्ट्रेट नहीं आ रहा है, तो वहाँ पे आपकी जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, बैक्टीरिया हैं, वो वहाँ पे सारे इफेक्टिव नहीं हैं, थोड़े से ही काम कर रहे हैं। तो इसीलिए वहाँ पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन दूर करना पड़ेगा। अब सबसे ज़्यादा एल्गल ब्लूम आपने पढ़ा होगा, जलाशयों का रंग विशेष प्रकार का हो जाता है, जल की गुणवत्ता घट जाती है, मछलियाँ मर जाती हैं। तो इसमें क्या होता है, जल में जब शैवाल्स बहुत सारे कार्बनिक पदार्थ आते हैं घरेलू वाहित मल से, तो उस टाइम पे कई सारे बैक्टीरियाओं के साथ में शैवाल्स भी आते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस के दौरान वहाँ पे उस का ऑर्गेनिक मैटर का यूज करते हैं। साथ में ही जल में घुली ऑक्सीजन का भी यूज करते हैं। तो ऑक्सीजन तो कम होगी ही होगी, साथ में ही शैवाल्स की जो ग्रोथ है वो स्तर पे बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाएगी। इसकी वजह से एनवायरनमेंट से आने वाले ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन भी कम हो जाएगी और जल में जो घुली हुई ऑक्सीजन है वो बिल्कुल ही लो हो जाएगी और आपके जीव हैं, जलीय जीव, वो मरने लग जाएंगे। इसीलिए जलाशय का रंग विशेष प्रकार का हो जाता है, इसे कहते हैं एल्गल ब्लूम, ठीक है। जैसे आप इस शैवाल का देख सकते हो दृश्य। और आइकोर्निया स्पीसीज हैं, जलकुंभी वगैरह, ये खरपतवार हैं जिन्हें बंगाल का आतंक कहते हैं। ये जलाशय में काफ़ी वृद्धि करते हैं और पारित तंत्र को पूरी तरह से संतुलित कर सकते हैं। जलीय में विसर्जित करने से कठिन रोग होते हैं, जैसे पीलिया है, कोलेरा है, ये आप देख सकते हो। अब हम बात करते हैं घरेलू वातमल की अपेक्षा उद्योगों से आने वाला जो जल है, वेस्टेज है, उसमें विशेषकर भारी धातुएं होती हैं जिसका घनत्व 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से ज़्यादा होता है, जैसे पारा है, कैडमियम है। ये आपके बायोमैग्निफिकेशन के द्वारा कई प्रकार के कैंसर वहाँ पे कर सकते हैं। बायोमैग्निफिकेशन है कोई भी आपकी फूड चेन है, फूड चेन की मैं वीडियो बना चुका हूँ। तो उस फूड चेन में, फूड वे में, जिसमें कई सारी फूड चेन्स होती हैं, उसमें हर पोषण स्तर पे जो आपका हानिकारक पदार्थ है वो हर पोषण स्तर पे बढ़ता हुआ जाएगा और सबसे उच्च पोषक स्तर तक इसकी सांद्रता बहुत अधिक हो जाती है। इसे ही बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं, जैव आवर्धन। जैसे यहाँ पे देखते हैं डीडीटी की सांद्रता बढ़ रही है, बढ़ती जाती है और यह सबसे उच्च स्तर पर पक्षियों में 25 ppm पार्ट्स पर मिलियन एक कंसंट्रेशन है तक हो जाती है। और इसका जो हानिकारक इफेक्ट है वो होता है, उनके जो सेल्स होते हैं, पक्षियों के अंडे हैं, वो बहुत जल्दी फूट जाते हैं, इसीलिए पक्षियों की समष्टि है वो बहुत कम हो जाती है। जैसे जल में आप देख सकते हो इतनी है, फिर जो प्लैंकटन तक थोड़ी सी बड़ी है, फिर छोटी मछली, फिर बड़ी मछली, और सबसे लास्ट में आपकी जो हाई प्रीडेटर है, मत्स्य बच्ची, ईगल्स, उनमें सबसे ज़्यादा है 25 ppm। तो ये डीडीटी का इफेक्ट है, आपके जो एग सेल्स हैं वो पतला हो जाता है और पहले ही फट जाता है और न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा अगर एग्स में रहने वाले बच्चों को, तो वो वहाँ पे बर्ड्स की समष्टि काफ़ी कम हो जाती है। अब सुपोषण कहते हैं झील का एजिंग, नेचुरल एजिंग को कहते हैं यूट्रिफिकेशन।
जैसी झील अधिक उम्र की होती है तो इसमें जैव समृद्धि यानी कि में जैव विविधता बढ़ती जाती है, क्योंकि वहाँ पे ऑर्गेनिक मटेरियल हो रहा है। अब मैंने हाइड्रोस्फीयर सक्सेशन में बताया था जल में होने वाले अनुक्रमण के बारे में। हर पोषण स्तर पर कुछ न कुछ गाद है, सिल्ट है, कार्बनिक पदार्थों का वो जमा होता जाता है और लास्ट में आपके मीजोफिटिक प्लांट वहाँ पे आके रहने लग जाते हैं। लेकिन अगर इस एजिंग को हम हमारे वेस्टेज और हानिकारक पदार्थों के द्वारा तेज कर दें तो इसे आप बोलते हो आप त्वरित सुपोषण, एक्सेलरेटेंट यूट्रिफिकेशन। जो प्रक्रिया 20 या 50 साल में हो रही थी उसे आपने 4 या 5 साल में कर दिया आपके द्वारा वेस्टेज मटेरियल के जो हानिकारक पदार्थ हैं उनके द्वारा। तो जैसे उद्योग और घरों से आने वाला जो आपका डिटर्जेंट्स हैं वो इसमें मेनली तेजी लाते हैं। तो ईजिंग है, झील में ईजिंग होगी, बिल्कुल होगी वो, लेकिन वो नेचुरल इफेक्ट है, उसका कोई हानिकारक रोल नहीं है। लेकिन अगर आप उसे वेस्टेज मटेरियल से अगर तेज कर देते हैं तो उसे तुरंत सुपोषण कहते हैं। इसमें मुख्य देखे जाते हैं नाइट्रेट और फॉस्फोरस हैं जो पौधों के लिए पोषक का काम करते हैं। दूसरा आपके तापीय संयंत्रों से बाहर निकलने वाले अपशिष्ट जल हैं वो भी इसमें प्रदूषक की श्रेणी में आ जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम एकीकृत अपशिष्ट जल उपचार यानी कि वेस्टेज मटेरियल्स का किस तरह से आप कर सकते हो, उसे शुद्ध कर सकते हो, तो उसका अध्ययन करते हैं हम। तो इसका एकीकृत ढंग से यानी कि जल का उपचार जो किया गया था वो कृत्रिम और प्राकृतिक दोनों रूप से किया जा सकता है मिलके, तो वो बहुत अच्छा होता है। इसका प्रयास किया गया था सबसे पहले कैलिफोर्निया के उत्तरी तट पर स्थित अकाटा शहर में। तो हम्बोल्ट स्टेट यूनिवर्सिटी के कुछ जीव वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया, एक दोनों प्रकार के जो स्रोत थे वो यूज किए, कृत्रिम और प्राकृतिक। उन्होंने परंपरागत जो अवसाधन है वो यूज किया, साथ में ही उन्होंने 6 मार्स की एक श्रृंखला बनाई 60 हेक्टेयर की भूमि में, जिसमें उन्होंने कई सारे जो बायो ऑर्गेनिज्म हैं, शैवाल हैं, कवक हैं, जीवाणु वो छिड़के, जो कि इन प्रदूषकों को क्या कर देते हैं, निष्प्रभावी और एसिमुलेट कर देते हैं। इसीलिए जो वहाँ से जो गुजरने वाला जल है वो प्राकृतिक रूप से शुद्ध हो जाता है। तो सबसे ये जो देखभाल की गई थी फ्रेंड्स ऑफ आर्कटा मार्शल्स के द्वारा की गई थी। ठीक है, अब हम बात करें मलमूत्र की निपटान के लिए पारिस्थितिकी स्वच्छता एक तंत्र है जिसमें शुष्क टॉयलेट कॉम्पोस्टिंग का प्रयोग किया जाता है। तो आजकल बात हो रही है हाई इकोलॉजिस्ट में शुष्क टॉयलेट यूज़ करना चाहिए, क्योंकि टॉयलेट में हम बहुत सारा पानी है, शुद्ध पानी, वो बहुत वेस्ट कर देते हैं। तो इसीलिए श्रीलंका और केरल के कई भागों में इकोसॉन टॉयलेट है, शुष्क टॉयलेट का यूज किया जाता है। साथ में मुख्य बात यह है कि कंपोस्ट की इस विधि से मानव मलमूत्र का पुनश्चक्रण कर एक प्राकृतिक उर्वरक के रूप में उसे वापस से यूज किया जा सकता है, जिससे रासायनिक खाद से जो हमारे भूमि पे बहुत नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं उनसे भी बचा जा सकता है। ठोस अपशिष्ट हैं जैसे घरों में होते हैं, कार्यालय, भंडारे, विद्यालय आदि से रद्दी में फेंकी गई कई सारी चीज़ें आती हैं, उनका किस तरह से निपटान करना चाहिए। तो सैनिटरी लैंडफिल्स है जिसमें आप खुले स्थान पर जाकर ढेर लगा के उन्हें जला देते हैं। तो अपशिष्ट इन सैनिटरी लैंडफिल्स में अपशिष्ट को कॉम्पैक्शन के बाद में गड्ढा खाई में डाला जाता है और उसे धूल मिट्टी से ढक दिया जाता है। तो ये बड़े जो महानगर हैं उनके लिए इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि वहाँ पे इतना सारा कचरा होता है। आप उसे इस तरह से जलाएंगे तो वहाँ के आसपास की भूमि में जल है, साथ में ही भूमि में भी बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ेंगे। ठीक है, अब जो कचरा है वो ठोस अपशिष्ट कचरे को आप 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं, बायोडिग्रेडेबल, नॉन डिग्रेडेबल और रिसाइकलिंग में यूज करने वाले कचरा। ठीक है, डिग्रेडेबल है जो आराम से रद्दी बद्दी है कचरे की, जिससे आपके ऑर्गेनिक जो माइक्रोब्स हैं वो डिग्रेड कर सकते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल्स को आप डिग्रेड नहीं कर सकते हैं। और सेकेंड है रिसाइकिल, जिसे आप वापस से यूज कर सकते हैं कुछ अच्छे से चेंज करके। तुम सबसे ज़्यादा यूज करते हैं हमारे इन्वायरमेंट है वो जो जैसे बिस्किट का पैकेट है, रेडीमेड पैकेट है, वो क्या है आपकी प्लास्टिक्स है। और प्लास्टिक्स कैसे आते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल, उसे कोई भी आपके माइक्रोब्स तोड़ नहीं सकते हैं। तो इसलिए प्लास्टिक का यूज कम करना चाहिए, जो कि
आपके एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही अच्छा उपाय हो सकता है। इसके लिए उपचार संबंधी अध्ययन की सबसे पहले किए गए थे बंगलोर में रहने वाले बोरी के उत्पादनकर्ता 57 वर्षीय अहमद खान ने। इन्होंने क्या किया, ये 20 साल से प्लास्टिक की बोरियां बना रहे थे। उन्होंने क्या किया, उनकी कंपनी ने पुनश्चक्रित परिवर्तित प्लास्टिक का पॉलीब्लेंड नामक एक मिश्रित महीन पाउडर तैयार किया गया और इन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज और बंगलोर सिटी कॉरपोरेशन के सहयोग से बिटुमनी और पॉलीब्लेंड के मिक्सर का उपयोग सड़क बनाने में किया। तो इससे क्या हुआ, बिटुमनी का जो जल रिपेलेंट गुण था वो बढ़ गया, सड़क की आयु 3 गुना हो गई। साथ में जो कचरा बीनने वाले थे उन्हें भी अच्छे खासे पैसे मिलने वाले, जिन्हें पर किलोग्राम पे 40 रुपये मिलते थे, उन्हें पर किलोग्राम पे 6 रुपये मिल रहे थे। इन्होंने अपनी तकनीक का यूज करते हुए 2002 तक लगभग 40 किलोमीटर सड़क का निर्माण कर लिया था। तो इससे आपकी प्लास्टिक अपशिष्ट के दम घेटू दुष्प्रभाव से बचा जा सकता है। तो इस तरह के उपाय करने चाहिए, ठीक है। अब ई वेस्टेज होते हैं जो मरम्मत के लायक नहीं होते हैं, कंप्यूटर और इलेक्ट्रिक सामान, तो इनको लैंडफिल में गाड़ दिया जाता है, पर चलाकर भस्म कर दिया जाता है। तो हमारे विकासशील देश हैं, इनके निपटान के लिए हमारे पास ज़्यादा रिसाइकलिंग प्रोसेस नहीं है, लेकिन जो विकसित देश हैं उनमें बहुत अच्छी खासी प्रोसेस हैं। तो उनसे हमें कुछ प्रोसेस सीखनी चाहिए, ठीक है, और इन्हें पुनश्चक्रण करना जरूरी है और इन्हें पर्यावरण अनुकूल और हितैषी तरीके से यूज वापस करना चाहिए। कृषि रसायन, उनके प्रभाव कैसे हो सकते हैं, क्योंकि ये नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म है, यानी कि हम जिसे नहीं मारना चाह रहे हैं, जो हमारे लिए बहुत यूजफुल है ऑर्गेनिज्म, उसे भी मार देते हैं, तो इसका नेगेटिव इफेक्ट भी आप देख सकते हैं। जैव खेती है, ये शून्य वेस्ट वाली है, यानी कि एकीकृत जैव खेती चक्रीय और शून्य वेस्ट वाली है, यानी कि इसमें कई सारे प्रोसेस के द्वारा वेस्टेज को यूज कर लिया जाता है। जैसे मैंने एक प्रोसेस किया, ठीक है, अब इस प्रोसेस में जितना वेस्टेज आएगा वो दूसरी कोई प्रोसेस में कर लिया और उस दूसरी प्रोसेस से जो कोई वेस्ट बना उसे अगली कोई तकनीक में यूज कर लिया। तो इस तरह से आप वेस्ट को वापस से यूज करते जा रहे हो, तो कोई भी वेस्ट आपका जीरो वेस्ट रहने वाला है। जैसे रमेश चंद्र डागर नामक सोनीपत हरियाणा का किसान यही कर रहा है। तो उन्होंने क्या किया है, वो एक साथ कई सारे काम करते हैं, कंपोस्ट बनाते हैं, कृषि का कार्य करते हैं, वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं, डेयरी प्रबंधन, तो उसे श्रृंखलाबद्ध यूज में करते हैं। तो वेस्टेज है वो कई सारे प्रोसेस में यूज हो जाता है, तो जीरो वेस्ट आपको मिलता है, ठीक है। अब इनका जो क्लब है इसमें 5000 किसान भी सम्मिलित हो चुके हैं। रेडियो सक्रिय अपशिष्ट है, तो जो सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, आप इसके लिए 2 एग्जाम्पल देख सकते हैं, 3 माइल आइलैंड या फिर चेरनोबिल की घटनाओं में जो हुआ था। तो ये इनकी सुरक्षित निपटान के लिए क्या किया जाता है, न्यूक्लियर अपशिष्ट से निकलने वाला विकिरण जीवों के लिए बेहद नुकसानदायक होता है। ये डीएनए में म्यूटेशंस ला सकता है, कई सारा ये म्यूटेशन दे सकता है, बाकी बहुत सारे जानलेवा है। तो इसके वेस्टेज के वो निपटान के लिए आपको क्या करना चाहिए, 5 मीटर की गहराई में पृथ्वी में गाड़ कर रखना चाहिए और ऐसी कवरिंग करनी चाहिए ताकि उससे आपका रेडियो विकिरण नहीं निकले। तो एक सुरक्षित कवच में 5 मीटर की गहराई में गाड़ना चाहिए। अब आते हैं हम ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये एक प्राकृतिक परिघटना है और मोस्ट एग्जाम्स में पूछते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है, देखिए पृथ्वी से, जैसा आप देख सकते हो, सूर्य से आने वाली विकिरणें हैं पृथ्वी उत्सर्जित करती है और सूर्य है हमें एनर्जी देता है पृथ्वी को गर्म करने के लिए। तो सूर्य से आने वाली विकिरणें बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन ग्रीन हाउस इफेक्ट गैसेस हैं, कुछ हानिकारक गैसेस हैं जो पृथ्वी जो अवरक्त विकिरणें उत्सर्जित कर रही है उसे ये गैसें अवशोषित कर लेती हैं और अंतरिक्ष में नहीं जाने देती हैं, उसे वापस से पृथ्वी पे भेज देती है। तो जितना ज़्यादा पॉल्यूशन होगा और जितना ज़्यादा गैसेस होंगी कवरेज आपके वायुमंडल में, उतना ही पृथ्वी से निकलने वाली अवरक्त विकिरणें हैं वो अंतरिक्ष में नहीं पहुंच पाएंगी, वो वापस से पृथ्वी पर आएंगी, फिर वापस से ये अवरक्त विकिरणें अवशोष फेंकेगी आपकी पृथ्वी। लेकिन वहाँ पे आपकी हानिकारक गैसों की बहुत सारी लेयर्स हैं, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होगा तो लेयर्स बहुत ज़्यादा होंगी, तो उनके द्वारा उसे वापस से अवशोषित करके वापस से इधर फेंका जाएगा। तो ये एक तरह से इस तरह से है कि आपकी कार में आप देखिए गर्मियों में
यहाँ पर सर्दियों में आप खुले में छोड़ आते हो, उसके शीशे बंद हैं, तो आप उसमें बहुत भयंकर गर्मी हो जाती है। तो उसी टाइप से पृथ्वी का माहौल है, इसकी गर्मी बढ़ती जाती है। तो प्राकृतिक रूप से परिघटनाएं, पृथ्वी की सतह और वायुमंडल गर्म हो जाता है। तो ये पृथ्वी का सतह का औसत तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड बनाए रखता है। अगर यह नहीं होता तो हमारी पृथ्वी का तापमान शून्य से नीचे होता। अब ये हानिकारक क्यों होता है? क्योंकि हमारी अगर गैसेस हैं, पृथ्वी से निकलने वाली तरंगें हैं, वो अंतरिक्ष तक पहुंच जाती हैं तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है। तो पृथ्वी को आने वाली सौर विकिरणों का लगभग 1/4 भाग है वो बादलों और गैसों से रिफ्लेक्ट हो जाता है, दूसरा 1/4 भाग वायुमंडलीय गैसों द्वारा अवशोषित हो जाता है, ठीक है। और आधा भाग है सौर विकिरण पृथ्वी की सतह पर पड़ता है और उसे गर्म करता है, ठीक है। अब इसका कुछ भाग परावर्तित होकर लौट जाता है। पृथ्वी की सतह अंतरिक्ष में अवरुद्ध विकिरणों के रूप में हीट उत्सर्जित करती है, लेकिन इसका केवल छोटा भाग ही अंतरिक्ष में जा पाता है, क्योंकि इसका अधिकांश भाग कहाँ जाता है? वायुमंडलीय गैसेस हैं, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट गैसेस हैं, उनके द्वारा अवशोषित हो जाता है। और ये क्या करते हैं? उन्हें वापस से पृथ्वी पर भेज देते हैं और इसे वापस से गर्म करते हैं। यह चक्र अनेकों बार होता रहता है, इसलिए पृथ्वी की सतह और वायुमंडल गर्म होता जा रहा है। अब आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट के जो कंसनट्रेशन हैं वो डायरेक्टली एग्जाम में पूछते हैं, जैसे CO2 की 64% है, मीथेन की CH4% है, जिसे मार्स गैस कहते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है जो आपकी फ्रीसेस और जो ठंडे करने वाली गैसेस से निकलती है, और नाइट्रिक ऑक्साइड 6% है। तो इनकी बेसिक कंसनट्रेशन आपको याद रखनी है। अब कुछ टेम्परेचर से रिलेटेड दिए गए हैं सुझाव। 21 से तक विश्व का तापमान 1.4 से 5.8 डिग्री तक बढ़ सकता है, और इसके बढ़ने से आपकी जितने भी ध्रुव्स हैं वहाँ से, पोलर्स हैं वहाँ से ग्लेशियर पिघलेंगे, तो आपके जल का स्तर बढ़ेगा और जल के आसपास वाले कई सिटीज़ को और कॉन्टिनेंट को वो तबाह कर सकता है। तो ये एक बहुत ही गंभीर समस्या है ग्रीन हाउस इफेक्ट गैस। ये पॉल्यूशन से होता है। अब बात करते हैं स्ट्रेटोस्फीयर, समतापमंडल में ओजोन अपक्षय क्या होता है। तो देखिए, आपने खराब ओजोन के बारे में पढ़ा होगा जो कि क्षोभमंडल में मिलती है, और आपने अच्छी ओजोन भी देखी होगी जो कि समतापमंडल में मिलती है। तो ये क्या करती है? सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेस को अवशोषित करने का काम करती है, और अल्ट्रावायलेट रेस है बैक्टीरिया, हमारे जो DNA है उसे क्षतिग्रस्त कर सकती है, कई सारी म्यूटेशंस कर सकती है। 3 टाइप की रेस आपको पता होंगी, अल्ट्रावायलेट B, A और C। सबसे ज़्यादा हानिकारक होती है अल्ट्रावायलेट B, ठीक है। अब ओजोन की मोटाई डॉप्सन यूनिट में मापते हैं। तो अब ये ओजोन होल क्या होता है? अब समतापमंडल में पराबैंगनी किरणें उस पर कार्य करती हैं, जिसके कारण क्लोरीन परमाणु का रिलीजन होता है। क्लोरीन के कारण ओजोन का निम्नीकरण होता है, जिससे आणविक ऑक्सीजन का मोचन होता है। अब क्लोरीन परमाणु को उपभोग नहीं हो पाता है, क्योंकि यह सिर्फ उत्प्रेरक का कार्य करता है। इसीलिए समतापमंडल में CFC जोड़ते जाते हैं, ओजोन स्तर पर स्थायी सतत प्रभाव पड़ता रहता है। तो इस तरह से आप ओजोन की जो कंसंट्रेशन है, छिद्र होता जा रहा है, उसकी जो सांद्रता है वो कम होती जा रही है। इसीलिए जो आपकी अल्ट्रावायलेट की रेस है, जो कि छोटी तरंग दैर्ध्य से युक्त है, वो पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा पूरी की पूरी अवशोषित कर ली जाती है। DNA को क्षतिग्रस्त कर सकती है, आपकी कॉर्निया को क्षतिग्रस्त कर सकती है, जिसे स्लो ब्लाइंडनेस कहते हैं। कॉर्निया का सूद हो जाता है, इसके उद्भासन से स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त हो जाता है। तो कुछ गैसें हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट्स गैसेस हैं, उनके उत्सर्जन को कम करने के लिए ओजोन के हानिकारक प्रभाव को देखते हुए 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लाया गया, जिसे संधि 1989 से प्रभावी हुई, जिसमें ओजोन अपक्षयकारी पदार्थों के उत्सर्जन पर नियंत्रण लगाने के लिए प्रयास किए गए थे। हम बात करते हैं संसाधनों के अनुचित प्रयोग और अनुचित अनुरक्षण द्वारा निम्नीकरण। अब प्राकृतिक संसाधनों का निम्नीकरण न केवल प्रदूषकों की क्रिया के कारण होता है, बल्कि संसाधनों का उपयोग करने के जो अनुचित तरीके हैं उनसे भी होता है, ठीक है। जैसे मृदा अपरदन है, मरुस्थलीकरण है, ठीक है, मरुस्थल का निर्माण होता है, और मरुस्थल का निर्माण होता है मोस्टली डिफॉरेस्टेशन से। आप अगर प्लांट्स काटे जा रहे हो तो मृदा है वो वहाँ से हटती जाएगी, उसकी जो पकड़ है प्लांट की मृदा पे बनी रहती है, वहाँ पे आपकी मृदा अपरदन कई तरह से हो सकता है। जलाक्रांति और मृदा लवणता है, तो जल के उचित निकास के बिना सिंचाई के कारण मृदा में वाटर लॉगिंग होती है, यानी कि एक ही स्थान पर अगर पानी बहुत अधिक देर तक रहता है तो कैपिलरी इफेक्ट के कारण वहाँ से जो नीचे का लवण है वो ऊपर आ जाता है, तो वहाँ की जो भूमि है
वो वाटर लॉगिंग की वजह से बहुत ही डिफेक्टिव हो जाती है। तो ये आपको याद रखना है, लवड़ी हो जाती है। वनोन्मूलन है, ये बहुत ही दुखद समस्या है जो आपको देखनी है। इसके आकलन के अकॉर्डिंग शीतोष्ण क्षेत्र में केवल 1% वन नष्ट हुए हैं, जबकि उष्ण कटिबंध में 40% वन नष्ट हो गए हैं। अब 20वीं सदी के आरंभ में भारत में कुल क्षेत्रफल के लगभग 30% भाग में जंगल थे, और जो कि अंत तक घटकर 19.4% रह गए हैं। अब भारत की राष्ट्रीय वन नीति इससे कुछ डायरेक्टली पूछते हैं। 1988 में सिफारिश की गई थी कि मैदानी इलाकों में 33% जंगल होने चाहिए, पर्वतीय क्षेत्रों में 67 जंगल क्षेत्र होने चाहिए, जो कि ज़रूरी है। अब कुछ चीज़ें जो हमें रोकनी चाहिए वो स्लैश एंड बर्न खेती है, जिसमें एक जगह को काट के उससे खेती की जाती है और उसे वापस से छोड़ दिया जाता है, फिर अगली नई जगह पे जाके खेती की जाती है। इसी तरह से उसे झूम खेती कहते हैं उत्तरी पूर्वी राज्यों में। इसके कारण भी आपकी वनों की जो सांद्रता है वो कम हो रही है, डेंसिटी है कम हो रही है, तो वो हमें देखनी चाहिए। रिफॉरेस्टेशन है हमें वापस से करनी चाहिए। अब वन संरक्षण में लोगों की भागीदारी, आपने अमृता देवी का नाम सुना होगा, उनसे रिलेटेड जितने भी आपके चले थे पुरस्कार वो आपको पता होने चाहिए। उनका जो आंदोलन है आपको पता होना चाहिए। चिपको आंदोलन 1974 में चला था, और 1980 में जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट लागू किया गया था, ठीक है, जिसमें स्थानीय समुदाय के साथ मिलकर काफ़ी अच्छी तरह से वनों की सुरक्षा और प्रबंधन का कार्य किया जा सके। तो ये था आपका पूरा एक बेसिक इकोलॉजी का चैप्टर 16, जिसमें किस तरह से इन्वायरमेंट की क्षति हो रही है, किस तरह से हमें रोकनी चाहिए, कौन से प्रदूषण होते हैं, किस टाइप के पॉल्यूशंस होते हैं।